तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी किताब के एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प चैप्टर के बारे में, भारतीय राजनीति में हाल के घटनाक्रम। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ तारीखों और घटनाओं के बारे में नहीं है। ये कहानी है 1990 के दशक के भारत की। एक ऐसा दशक जिसने देश की पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और हाँ, अगर अभी तक इस चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाया है और एग्जाम को लेके थोड़ी टेंशन हो रही है, तो फिक्र की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बस इस पूरी बात को ध्यान से समझिए और मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर के सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी एकदम मक्खन की तरह साफ हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। हम सफर शुरू करेंगे 1989 के उस ऐतिहासिक मोड़ से। फिर हम उन 5 बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी, जैसे कि एक पार्टी के राज का खत्म होना और मंडल पॉलिटिक्स का जोर पकड़ना। हम गठबंधन के नए दौर को भी समझेंगे और हाँ, आखिर में आपको एक परफेक्ट एग्जाम चीट शीट भी मिलेगी। सब कुछ आपकी फिंगर टिप्स पर होगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। साल था 1989। ये बस कोई आम साल नहीं था, ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक भूकंप जैसा था। इस एक साल ने दशकों से चले आ रहे पॉलिटिकल इक्वेशंस को हिलाकर रख दिया और यहीं से एक ऐसे नए चैप्टर की शुरुआत हुई जिसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। इस बदलाव का अंदाजा लगाने के लिए बस इन नंबरों को देखिए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक सहानुभूति की लहर थी और राजीव गांधी ने कांग्रेस को 415 सीटों की जबरदस्त जीत दिलाई। रिकॉर्ड तोड़ जीत थी ये। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 1989 में ये आंकड़ा धराम से गिरकर 197 पर आ गया। सोचिए, आधे से भी कम। कांग्रेस अब भी सबसे बड़ी पार्टी थी, पर खेल पूरी तरह से बदल चुका था। वो लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी थी और यहीं से एक पार्टी के दबदबे के अंत की कहानी शुरू हुई। तो सवाल ये है कि इस बड़े बदलाव के पीछे आखिर था क्या? इस पूरे दशक को 5 बड़ी घटनाओं ने शेप दिया। इन घटनाओं ने हमारी राजनीति पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी मौजूद है। आप कह सकते हैं कि ये 1990s के दशक की पॉलिटिक्स के 5 पिलर्स हैं और इन्हें समझना मतलब पूरा चैप्टर समझ लेना। तो ये हैं वो 5 बड़े बदलाव। सबसे पहला, कांग्रेस के मजबूत किले का ढहना। दूसरा, मंडल पॉलिटिक्स का आना, जिसने सोशल जस्टिस की बहस को ही बदल दिया। तीसरा, एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी जिसने भारत के बाजार दुनिया के लिए खोल दिए। चौथा, राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसने धर्म और राजनीति के रिश्ते को एक नया रूप दिया। और आखिर में राजीव गांधी की दुखद हत्या, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से, कांग्रेस के एक छत्र राज का खत्म होना। सोचिए, दशकों तक इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब ही कांग्रेस था। वो पावर का सेंटर थी। लेकिन 1989 के बाद ये पूरी तस्वीर बिखरने लगी थी। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मतलब कांग्रेस एक बड़ी और जरूरी पार्टी तो बनी रही, लेकिन उसका वो दबदबा, वो रुतबा कि सारी पॉलिटिक्स उसी के इर्द गिर्द घूमेगी, वो अब खत्म हो गया था। 1989 के चुनाव ने ऑफिशियली उस कांग्रेस सिस्टम का अंत कर दिया था और अब पॉलिटिकल मैदान में कई नए खिलाड़ियों के लिए जगह बन गई थी। दूसरा बड़ा भूचाल था मंडल पॉलिटिक्स का उदय। ये मुद्दा सीधे सीधे जुड़ा था अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण से और इसने देश की सामाजिक और राजनीतिक बहस का रुख ही मोड़कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि ये मंडल कमीशन आखिर था क्या? आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की बनाई एक कमेटी थी। इसका काम था एससी और एसटी के अलावा देश के दूसरे पिछड़े वर्गों की पहचान करना और ये बताना कि उनकी हालत सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। और इस कमीशन की सबसे प्रभावशाली और विवादित सिफारिश थी ये, 1 नंबर 27%। कमीशन ने कहा कि केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% सीटें रिजर्व होनी चाहिए। और फिर जब 1990 में वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने का फैसला किया, तो देश में मानो एक तूफान आ गया। खासकर नॉर्थ इंडिया में सड़कों पर आरक्षण के समर्थन और विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। समाज जैसे 2 हिस्सों में बंट गया था। आखिर में ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसे हम आज इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हैं। तो अब जब कांग्रेस का दबदबा खत्म हो रहा था, तो उसका सीधा नतीजा क्या निकला? एक नई पॉलिटिकल रियलिटी, और वो थी कोएलिशन यानी गठबंधन की सरकारें। अब वो जमाना चला गया जब एक पार्टी अकेले दम पर सरकार बना लेती थी।
अब सत्ता तक पहुंचने का रास्ता समझौतों और गठजोड़ से होकर जाता था। ये टाइमलाइन उस दशक की पूरी कहानी बताती है। देखिए कि कितनी पॉलिटिकल उथल-पुथल थी। हर कुछ साल में सरकारें बदल रही थीं। 1989 में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, जिसे दो एकदम अलग विचारधारा वाली पार्टियों बीजेपी और लेफ्ट ने बाहर से सपोर्ट दिया। जाहिर है ये ज्यादा दिन नहीं चली। फिर 1991 में कांग्रेस ने एक माइनॉरिटी सरकार बनाई। 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई और आखिरकार 1999 में एनडीए की सरकार बनी, जो इस पूरे दौर में अपना कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। अच्छा, इस दौर को समझने के लिए ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं, अलायंस और कोएलिशन। इनमें एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। अलायंस यानी गठजोड़ होता है चुनाव से पहले, जब पार्टियां मिलकर वोट मांगती हैं, और कोएलिशन यानी गठबंधन होता है चुनाव के बाद की मजबूरी, जब किसी को बहुमत नहीं मिलता और सरकार बनाने के लिए अलग अलग पार्टियां हाथ मिलाती हैं। चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे काम के हिस्से पर। मान लीजिए एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन का टाइम कम है, तो ये रही आपकी चीट शीट। बस इन पॉइंट्स को दिमाग में बैठा लीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, 1989 का चुनाव जिसने कांग्रेस के एक छत्र राज का अंत कर दिया। दूसरा, मंडल कमीशन जिसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देकर सोशल पॉलिटिक्स का पूरा गेम बदल दिया। तीसरा, एलपीजी रिफॉर्म्स जिसने भारत की इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। और चौथा, गठबंधन का युग, मतलब 1989 से 2014 तक देश में मिलीजुली सरकारें बनती रहीं, जिनमें नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट और एनडीए बड़े प्लेयर्स थे। तो देखा, जैसा मैंने शुरू में कहा था, अगर ये मेन पॉइंट्स और इनके पीछे की कहानी समझ आ गई है तो आप इस चैप्टर से किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। 1990 के दशक में हुए ये जो बड़े बदलाव थे, एक पार्टी के दबदबे का खत्म होना, मंडल की राजनीति, गठबंधन की मजबूरी, ये सब आज के चुनावों पर किस तरह असर डालते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।